क्लास 11th अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 11th में सब कुछ बदल जाता है। जो आसान चीजें क्लास 10th में हमने पढ़ी होती थी वो सारी आती ही नहीं है। 11th में कुछ नया ही देखने को मिलता है। तो जो भी नई नई चीजें क्लास 11th में आप देखते हो आपको लगेंगी वो डिफिकल्ट है, लेकिन यकीन करो ये बहुत आसान है, बस समझने की जरूरत है। हर कोई ये बोल देता है कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है। मैं कहता हूं एक बार समझने की कोशिश तो करो, इससे प्यारा सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। आज की जो भी हमारे पास ये वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स को ही समझने वाले हैं। मैथमेटिक्स में हमने इससे पहले सेट को तो समझ लिया है। चैप्टर नंबर 1 जो है सेट के कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस भी कराए हैं। वन शॉट ये जरूर देख लेना। बारी आएगी अब हमारे इसी बुक से, इसी प्यारी सी बुक से जो बहुत सारे लोगों को दुश्मन लगती है, लेकिन ये बहुत प्यारी बुक है। इस बुक से हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेकिन यहां पर एंड लगाया गया, इट मींस रिलेशन कुछ अलग है, फंक्शंस कुछ अलग है। मैं कहता हूं दोनों जो चीजें हैं ना वो आपस में कनेक्टेड है। अगर हम रिलेशन को अच्छे से समझ लेंगे तभी हम फंक्शंस को समझ पाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, दो अलग अलग वीडियोस बना लेते हैं। जो भी आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है इसमें हम रिलेशंस को बहुत डिटेल में समझ लेते हैं। जो फंक्शंस होंगे उसकी अलग से वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो का टाइटल क्या रहेगा? रिलेशंस वन शॉट। रिलेशंस को समझेंगे। रियल लाइफ में जो रिलेशंस होते हैं वो अलग होते हैं, यहां पर जो रिलेशंस होते हैं वो मैथमेटिक्स के रिलेशंस होते हैं। तो जो भी रिलेशंस हैं रियल लाइफ में हो या फिर मैथमेटिक्स में हो, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो चलो रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट पेज से। जो भी हमारा ये रिलेशन होता है आपको टाइटल में यहां पर कहीं नहीं दिखेगा, और हम रिलेशंस को समझने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूं, जो भी रिलेशन होता है उसको समझने के लिए हमें सेट को समझना पड़ेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 1 समझना पड़ेगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से नहीं समझा है तो यहां पर प्रॉब्लम आएंगी। चैप्टर नंबर 1 को समझने के बाद हमें रिलेशन को समझने के लिए एक चीज की और जरूरत होगी, उसको कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। सेट जो भी हमारे पास होता है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है, यानी कि एक सेट को दूसरे सेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जो भी ये मल्टीप्लीकेशन होती है उसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। एक्चुअल में होगा कैसे देख लेते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। मान लो हमारे पास दो सेट दे रखे, एक पी है दूसरा हमारे पास क्यू है। दोनों के दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी, यानी कि इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। बात करेंगे इसके बाद, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P into Q is a set of all pairs of elements from P and Q। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि इसके अंदर क्या आएगा? पेयर्स आएंगे। समझ रहे हो? पेयर्स आएंगे। जो भी हमारे पास P और Q के एलिमेंट्स है उनके पेयर्स आएंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम ऐसे ही डेफिनेशन में उलझेंगे, मतलब बिना एग्जाम्पल तो क्लियर होगा ही नहीं। तो जो भी हमारे पास यहां पर ये आता है, मुझे क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? P इंटू क्यू। दो मेरे पास यहां पर P सेट है, ए बी एलिमेंट्स, Q सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स। अगर मैं यहां पर लिखता हूं P इंटू क्यू तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये सेट होता है, एक सेट होता है तो करली ब्रैकेट यहां पर लगेंगे। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ना 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 ना, एलिमेंट्स तो सेट में आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा? पेयर्स आएंगे। और ये पेयर्स जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर बंद होंगे, करली में तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा राउंड ब्रैकेट के अंदर आएंगे। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? यहां पर ए लिख लो, यहां पर बी लिख लो। जो भी मेरे पास एक सेट के एलिमेंट्स है वो लिख लिया, दूसरे के लिए यहां पर लिख लो 1 2 3। अब हमें करना है, ए का 1 के साथ करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ए और 1 हो जाएगा। ए का बी के साथ करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। ए का 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे पास A3 हो जाएगा। सेम वे में बी का 1 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहां पर B1 हो जाएगा, और उसके बाद मेरे पास बी का 2 के साथ करेंगे तो B2 हो जाएगा, और उसके बाद मेरे पास बी का 3 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? B3 हो जाएगा। ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो भी है ना लिख देते हैं यहाँ पे। जो भी मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाया इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा? A1 आ जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? आगे वाला कितना है मेरे पास? A2 है, राउंड ब्रैकेट के अंदर ये रहेंगे। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर A3 है। फिर मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाता है? B1 आता है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर B2 आएगा, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? B3 आ जाता है। ये मेरे पास हो गए हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं सारे लिखो और कर दो इनको ब्रैकेट के अंदर। ध्यान रखना जो भी हमारे पास यहां पर ये हैं
जो भी मेरे पास ये है, इनको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। और कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास यहां पर बन गए। अभी हमने जो किया है वो क्या है? P इंटू क्यू किया है। लेकिन क्या हम Q इंटू P कर सकते हैं? करके देखते हैं ना, बिल्कुल करके देखेंगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। तो हम यहां पर क्या करते हैं? Q इंटू P करके देखते हैं। Q इंटू P में हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो यहां पर करली ब्रैकेट लगेगा। Q इंटू P करेंगे तो जो हमने यहां पर लिखा है इसको रब करेंगे। पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा? Q के एलिमेंट्स लिखूंगा, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है। ऊपर की तरफ क्या लिखूंगा? मैं P के एलिमेंट्स A और B लिखूंगा। 1 को A से करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1A हो जाएगा। 1 को B से करेंगे तो मेरे पास 1B हो जाएगा। इसी तरह से 1 को A से 2 को A से करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 2A यहां पर मेरे पास आ जाएगा। 2B यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 3A आ जाएगा। और उसके बाद मेरे पास यहां पर 3B आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है वो लिख दो। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? लिखना जरूरी है क्योंकि इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बनेगा। 1A आ जाता है, उसके बाद मेरे पास यहां पर 1B आ जाता है, फिर मेरे पास यहां पर 2A और 2B। तो मेरे पास यहां पर 2A, देन मेरे पास यहां पर 2B, फिर मेरे पास यहां पर 2 के बाद 3 आएगा A, और उसके बाद मेरे पास यहां पर हो जाएगा 3B। इस तरह से हमारे पास ये बनेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। तो Q इंटू P और P इंटू Q को देखो, ध्यान से देखने पर हमें एक बात समझ में आएगी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर हैं A1, क्या इसके अंदर कहीं पर भी A1 है? आपको दिखेगा, आप बोल दोगे कि ये A रहा, ये 1 रहा। ना 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 ना, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है सेम ऑर्डर में होना। क्या हमारे पास यहां पर जो भी ये आता है, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि जो भी मेरे पास P इंटू क्यू है वो इक्वल होगा क्या? Q इंटू P के क्या इक्वल होगा? अगर हम काउंट करेंगे इसमें ऑर्डर्ड पेयर तो 6 है, इसके अंदर भी देखेंगे तो 6 है। लेकिन क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? इसमें देखो, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है। पहले ए आया, 1 आया। क्या इसमें कोई ऐसा है जिसमें पहले ए आता है? कोई भी ऐसा है जिसमें ए आता है? नहीं आता ना। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो और सेम ऑर्डर में होने चाहिए, तभी उनको इक्वल कहा जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में हमें ये इक्वल नहीं मिल रहे हैं। इट मींस एक कंक्लूजन हमने यहां पर निकाल लिया है कि P इंटू क्यू नॉट इक्वल्स टू Q इंटू P। ये हमारा एक कंक्लूजन निकल जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? जब हम जो भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर बनाकर लिखते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस पर अप्लाई करोगे तो आ जाएगा। कुछ रूल्स होंगे क्या इसके? बिल्कुल होते हैं। चलो रूल्स के लिए आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। बात करते हैं, जब एक सेट को दूसरे सेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। अब इस कार्टेशियन सिस्टम को करते समय हमारे लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। अब वो रूल्स जो है वो यहां पर समझ लेते हैं। पहला रूल हमारे पास यहां पर बोला गया है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास जो भी हैं वो इक्वल होंगे। और कब इक्वल होंगे इसकी कंडीशन सुनो। लास्ट वाले पेज पर तो मैंने बता दिया था इक्वल नहीं होंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी वो समझो। इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो बात को समझते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे दिया होता, ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास ऐसे दिया होता A1, तो इसके इक्वल में जो भी एलिमेंट मेरे पास आएगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आएगा वो क्या होगा? A1 होगा। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल जाए कि A1 मेरे पास यहां पर दे रखा है और यहां पर क्या मिल जाए? 1A दे रखा है, तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है। जो हमारे पास यहां पर वैल्यूज आ रही है वो बिल्कुल सेम है। इसमें भी ए है, इसमें भी 1 है, लेकिन यहां पर जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया? यही हो गया कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में इक्वल होंगे, लेकिन इस वाली कंडीशन में इक्वल नहीं होंगे। ये हमें सबसे पहला रूल फॉलो करना है। और यही रूल मैंने आपको यहां पर भी बताया था, किस वजह से P इंटू क्यू और Q इंटू P एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सेम नहीं है। A1 और 1A दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों सेम नहीं है। ये मैंने आपको पीछे वाले पेज पर भी समझा दिया था। बारी आएगी इसके सेकंड रूल की। सेकंड रूल में क्या बोलता है? इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A, जो भी हमारे पास एक A सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? P। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक सेट है B जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? Q। देन देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A इंटू B। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है, मान लो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, पीछे वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। पीछे वाले में ही हमारे पास जो भी, अच्छा P दे रखा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास कोई ए सेट है, मान लेते हैं उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है।
बिल्कुल इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी वाले के अंदर मान लो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। दो सेट हमारे पास दिए गए हैं, एक ए सेट है, दूसरा बी सेट है। ए वाले के अंदर 2 एलिमेंट्स है, बी वाले के अंदर 3 एलिमेंट्स है। जो भी मेरे पास यहां पर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर हमें निकालना हो, मान लो अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इनटू बी, अगर ए इनटू बी के अंदर एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हो, सिर्फ ये पता लगाना है कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे। जो हमारे पास यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, इनको हम एलिमेंट्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया। जैसे सेट में हम एलिमेंट्स लिखते थे ना, ऑर्डर्ड पेयर्स को भी अक्सर मैक्सिमम केसेस में क्या बोला जाता है, टीचर भी आपको पता है क्या बोलेगा कि ये क्या है, एलिमेंट्स है। ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो अगर हमें पता लगाना हो ए इंटू बी, जो भी हमारे पास ये दिया गया है, इसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो जस्ट आपको ए सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उनका क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। इट मीन 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बोल सकते हैं, ओपी यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स, या फिर हम बोल सकते हैं 6 एलिमेंट्स। काउंट करें 2 और 3, देखो इसमें 2 दे रखे हैं, इसमें 3 दे रखे हैं, तो हमारे पास कितने आते हैं, यहां पर काउंट आप कर सकते हो, 6 यहां पर आ जाते हैं। 2 रूल हैं सिर्फ, नहीं 4 रूल हैं। 2 और रूल्स बचे हैं, आ जाओ समझते हैं उनको भी अगले पेज पर। अगला रूल मेरे पास यहां पर रूल नंबर 3 बोलेंगे, क्योंकि पीछे वाले पेज पर हमने 2 रूल समझे, तो कार्टेशियन जो भी प्रोडक्ट होता है उसका 3rd नंबर ऑफ रूल ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बना तो फंस ना जाओ। देखो ध्यान से, इफ ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ईदर ए बी इज एन इनफाइनाइट सेट। मान लो मेरे पास कोई भी ए और बी सेट दे रखे हैं, ए या बी में से कोई भी एक कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्स का पता ही नहीं कितना हो। इनफाइनाइट एलिमेंट्स जिसके अंदर होते हैं उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो हमारे पास देन सो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी यानी कि उनका जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे निकालेंगे, ये समझना पड़ेगा अपने को। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास यहां पर एक ए सेट है, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। तो मेरे पास ए इंटू बी है, सबसे पहले ए इंटू बी है, लेकिन उसके लिए ए सेट की जरूरत होगी। मान लेते हैं इसके अंदर मेरे पास ए आता है, इसके अंदर मेरे पास बी आता है, इसके बाद मेरे पास एक सेट है बी, और ये बी वाला है ना, ए या बी वाले में से किसी भी एक को इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी हम इसको समझ पाएंगे रूल को। तो मैं लिख लेता हूं 1 है, इसमें 2 है, 3 है, एंड इसी तरह से इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब इनका कार्टेशियन सिस्टम करने में तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि कितनी बार लिखेंगे ये तो हमें समझ में आएगा ही नहीं, कितनी बार लिखना है। इनफाइनाइट वैल्यूज दी गई हैं, कार्टेशियन सिस्टम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा सिंपल सा है। हम यहां पर लिखेंगे ए इंटू बी, करली ब्रैकेट लगाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं ए का 1 के साथ, तो मैं यहां पर ए का लगाता हूं 1 के साथ, उसके बाद ए का करूंगा मैं 2 के साथ, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा ए का 2 के साथ, फिर ए का करेंगे यहां पर 3 के साथ, तो मैंने ए का 3 के साथ कर दिया। इतना तो कर दिया, अब मुझे ये समझना है कि भाई आगे क्या आएगा। मैं बी का 1 के साथ करूं, बी का 2 के साथ करूं, ऐसे करना पड़ेगा क्या मुझे। बात को समझो, स्टार्टिंग और एंडिंग कहां पर होती है ये देखना है। हमारी स्टार्टिंग होती है पहले एलिमेंट से सभी को मल्टीप्लाई करके, फिर हमारी एंडिंग कहां पर होती है, एंडिंग होती है जो भी लास्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट वाले सेट का, उसकी सभी के साथ मल्टीप्लाई करके। तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉट्स लगाऊंगा, ठीक है, मैं डॉट्स लगाता चलूंगा। फिर जो भी मेरे पास सेकंड एलिमेंट है या फिर ए सेट का जो भी लास्ट एलिमेंट है, जो फाइनाइट सेट का लास्ट एलिमेंट है, उसको उठाओ यहां पर लिखो ब्रैकेट के अंदर, और जो भी इसके अंदर लास्ट एलिमेंट आता है, अगर कुछ भी नहीं आता तो इन्फिनिटी आपको लगाना है। तो वहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इन्फिनिटी, ये लास्ट ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। और यहां पर मेरे पास जो कार्टेशियन सिस्टम आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। यहां पर हमने बी क्यों लिखा है, क्योंकि फाइनाइट सेट का लास्ट एलिमेंट बी है, और इसके लास्ट से कार्टेशियन सिस्टम आपको बना के तैयार कर देना है। कुछ मुश्किल लगा इसमें, बिल्कुल आसान लगेगा। मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा अगर तुम इस तरह से चीजों को समझ के चलोगे। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ज्यादा कुछ भी लगेगा नहीं डिफिकल्ट। आगे हमारे पास आता है ए इंटू ए इंटू ए। ये क्या हो गया, 2 की बजाय 3 सेट आ गए, कोई बात नहीं, हम तो प्रो बन चुके हैं कार्टेशियन सिस्टम करने में। तो जो भी हमारे पास यहां पर कार्टेशियन सिस्टम नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन सिस्टम वो होता है एक्स वाई ग्राफ वाला, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, अगर हमें 3 बार ए को ही आपस में मल्टीप्लाई करना हो, जहां पर मेरे पास जो भी ए है वो क्या होगा, ए बी सी बिलोंग करते हैं ए सेट से, हियर ए बी सी कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अगर इस वाली कंडीशन को हमें समझना है, ए इंटू ए इंटू ए,
तो हमारे पास जो भी बनेगा, अगर 3 सेटअप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो इनको बोला जाएगा ऑर्डर्ड पेयर नहीं। पेयर में तो 2 होते हैं ना, यहां पर 3 हो गए, तो हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कहेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो हमें ए इंटू ए करना है ना, तो मेरे पास जो भी ए सेट है उसके अंदर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, 1 और 2 आता है। ठीक है, हमें क्या करना है? ए इंटू ए करना है। ए इंटू ए का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी मेरे पास ये 1 2 आया है, इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार लिख लिया, दूसरी बार लिख लिया, फिर से यहां पर क्या लिखने वाले हैं? 1 2 लिखने वाले हैं। इन्हीं का मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तीनों यहां पर मेरे पास ए ही सेट रहेंगे। बात बड़ी सिंपल है। देखो, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? 1 1 1। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया? 1 1, मतलब यहां पर मेरा करली ब्रैकेट शुरू होगा, फिर मेरे पास ऑर्डर ट्रिपलेट आएंगे। सभी में क्या आ जाएगा मेरे पास? तीनों के तीनों से, मतलब ए ही है हमारे पास, तो तीनों बार हमने 1 लिख लिया। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर मेरे पास 1 1 2 कर दो। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 2 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा? 1, उसके बाद मेरे पास 1 1 2 हो गया, तो मेरे पास यहां पर कितना आ सकता है? ध्यान से देखो, इसके अंदर मेरे पास 3 आ गए हैं। 1 1 1 1 1 2 1 2 1। क्या बन सकता है यहां पे? मैं लिख सकता हूं 1 2 2। ठीक है, आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे लिखा है, मैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगा, ये आप पहले भी कर चुके हो, आपको ऐसा लगेगा, मैं बताऊंगा कैसे लगेगा। तो ये तो हमारे पास 4 हो गए 1 से शुरू होने वाले। फिर हम यहां पर कर सकते हैं कि मैं यहां पर 2 लिख दूं, 1 लिख दूं, फिर 1 लिख दूं। फिर इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर 2 लिख दूं, 1 लिख दूं, फिर 2 लिख दूं। फिर और आगे बढ़ने पर मुझे क्या पता चलेगा कि शुरू में 2 बार 2 लिख दूं, 2 2 लिख दूं और फिर 1 लिख दूं। फिर एक ऐसा भी बन जाएगा जिसमें 2 2 2 हो जाए, 2 2 2 हो जाए। अब जस्ट इमेजिन, किसी किसी भी कॉइन को, एक कॉइन है, ऊपर की तरफ इसमें हेड होता है, नीचे की तरफ इसमें टेल होता है। इस कॉइन को अगर 3 टाइम्स टॉस किया जाए, तो कुछ इसी तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं ना, माइंड में आएगा आपके? आएगा, बिल्कुल सही आया है वो। तो अगर हम ए इंटू ए करते हैं, ए के अंदर मेरे पास यहां पर 2 दे रखे हैं एलिमेंट, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? 1 1 1, यानी कि हेड हेड हेड। ऐसे सोचकर देखो, कनेक्ट करके देखो, मैथमेटिक्स में कनेक्शन बना लोगे ना, तो बहुत आसानी से आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ये जस्ट मैंने एक रेफरेंस दिया है ताकि आपको ये ए इंटू ए इजी लगे। ये रेफरेंस जो है ये आपको मैथ के लिए आसान बड़ी अच्छे से बना देगा। तो इस तरह से हमने जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो समझा, कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किए। सबसे पहले हमने सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। हमने एग्जाम्पल से देखा कि जो भी हमारे पास P इंटू क्यू है, Q इंटू P है, वो एक दूसरे के इक्वल क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में पेयर्स जो है, पेयर्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर में होने चाहिए। उसके बाद हमने 2 रूल्स यहां पर समझे और 2 रूल्स यहां पर समझे, टोटल 4 रूल्स से अब जो भी एक्सरसाइज आती है 2.1, उसके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस तो मैं भी करा देता हूं, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर करते हैं। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हमारी कौन सी एक्सरसाइज से है? एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन आता है, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 है। जो भी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 से, इसको एक बार देखो, बड़े ध्यान से समझना इसके अंदर दिया क्या गया है। अगर हम देखते हैं, इफ मेरे पास दे रखा है x अपॉन में 3+1 कोमा y माइनस 2/3 इक्वल्स टू में 5/3, और यहां पर मतलब ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, एक ये ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ये ऑर्डर्ड पेयर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हो, एक बार तो इनको सही तरह से मैं लिख देता हूं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या करना है? सबसे पहले तो जो मेरे पास दे रखा है x अपॉन में 3 प्लस में 1 है, ये ऑर्डर्ड पेयर है किसके साथ? y माइनस में 2/3 के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। और ये किसके इक्वल हो जाता है? यहां पर 5 अपॉन में 3 और 1 अपॉन में 3 ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। जब हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होते हैं, और ऐसा करने से हमारा ये सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो ध्यान से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों इक्वल होंगे, तो मेरे पास क्या होगा? x अपॉन में 3 प्लस में मेरे पास 1 इक्वल करूंगा मैं किसके? 5/3 के। अगर मैंने इसको 5/3 के इक्वल कर दिया, 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या होगा? x अपॉन में 3 इक्वल्स टू में 5/3 प्लस का 1 माइनस का 1 मेरे पास हो जाएगा। फिर मैं यहां पर x अपॉन में 3 को एज इट इज रखूंगा, 3 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? 5 माइनस में 3 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आई होप आता ही होगा, बड़ा सिंपल है। 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 5 माइनस 3 करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा? x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। कितना मुश्किल था ये। ऑर्डर्ड पेयर में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो भी होते हैं, अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ध्यान रखना बात को, आसानी से सवाल हो जाएंगे।
आगे देखो, हम क्या कर सकते हैं, हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल कर दिया, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तो मेरे पास यहां पर y माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू में 1/3 होगा। यहां पर क्या करेंगे, y इक्वल्स टू में -2/3 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, 2/3 प्लस का हो गया और यहां पर 1/3 एज इट इज। मैंने यहां पर क्या किया, 3 का एलसीएम ले लिया, दोनों में डिनोमिनेटर 3 है तो ऊपर वैल्यू सेम, 2 प्लस में 1 3, 3 से 3 को कैंसिल करेंगे 1 पर, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और हमने इसको कार्टेशियन सिस्टम जो भी होता है हमारा, उसी से ऑर्डर्ड पेयर बने। ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और आंसर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसी तरह से और क्वेश्चन बनाते हैं, आ जाओ अगले पेज पर। अगला एक्सरसाइज 1.1 से ही ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तो जो भी हमारे पास ये दिया गया है 1.1 नहीं 2.1, 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है एंड सेट बी हमें यहां पर एग्जैक्टली दे रखा है, इसके अंदर भी काउंट कर सकते हैं 3 4 5, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू बी। हमें यहां पर बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी अपने को पता लगाना है कि कितने होंगे, क्वेश्चन मार्क कितने होंगे। पता लगाने का सिंपल तरीका, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना दे रखा है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये कितना दे रखा है, काउंट करो 1 2 3, तो हमारे पास यहां पर 3 आ गया। हमारे पास सिंपल सीधा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, ए इंटू बी के अंदर यानी कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स यानी कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स और एलिमेंट्स दोनों हम यूज कर सकते हैं, ठीक है उनके लिए। तो ए इंटू बी मेरे पास जो भी आता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू ए और इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, प्रोडक्ट करना है। ए के लिए कितने हैं 3, बी के लिए कितने हैं 3, तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू में कितने और ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे 9। ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी उनको बोला जा सकता है। कितना मुश्किल था ये, बड़ा मुश्किल तो नहीं था। आगे देखो इसी तरह से हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा, इफ जी इक्वल्स टू 7 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं, एच के अंदर 5 और 2 दे रखे हैं, जी इंटू एच और एच इंटू जी दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो बड़े सिंपल वे में सबसे पहले तो यहां सॉल्यूशन में मैं जी को लिखूंगा जिसके अंदर मेरे पास 7 और 8 दिया गया है। उसके बाद यहां पर हम एच लिखेंगे जिसके अंदर मेरे पास क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है। हमने लास्ट में क्या किया था वो पता है ना, हमने ऐसे लिखा था पहले, जो भी हमें जी इंटू एच फाइंड करना है तो जी के ऐसे लिखो, एच के ऐसे लिखो। क्या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो बड़ा सिंपल है, 7 को 5 के साथ 7 4 7 2 ऐसे बना सकते हैं ना हम। तो जी इंटू एच मेरे पास क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट लगाओ, ऑर्डर्ड पेयर में 7 को सभी के साथ लिख दो, ऑर्डर में लिखना है। 7 का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है पहले फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो 7 5 मेरे पास आ जाएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर 7 2 हो जाएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बनेंगे। ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कैसे आएंगे, पहले हमारा 7 5 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर यहां पर 2 के साथ, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। अब हमें इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स में हमें क्या करना है, आगे चलना है और हमारे पास 8 के साथ होगा, 8 5 8 4 8 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये 8 5 आ गया, उसके बाद 8 4 आ गया और उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ गया, 8 2 आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, करली ब्रैकेट लगाओ, अब ध्यान से देखोगे, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। 2 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए। काउंट करोगे तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास बन गए। बारी आएगी यहां पर अब हमारी, जो भी g इंटू एच है वो तो हमने निकाल लिया, अब हमें h इंटू जी निकालना है। मैं कहता हूं h इंटू जी निकालने के लिए जो भी मेरे पास h आता है उसको पहले लिखो, h वाला सेट जो भी मेरे पास आता है उसको हम पहले लिखेंगे। एच में मेरे पास 5 आता है, 4 आता है, 2 आता है, बड़े ध्यान से देखो। फिर मेरे पास जी आता है, इसके अंदर क्या है 7 और 8 है, ये हमने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, 5 को 7 के साथ, 5 को 8 के साथ। तो यहां पर मेरे पास 5 को 7 के साथ मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर मैंने 5 का 8 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर 4 के साथ इनको लिखेंगे तो मेरे पास 4 के साथ 7 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर 4 के साथ 8 आ जाएगा। इसी तरह से बनाने हैं बस। अब मेरे पास 2 बचा है, 2 7 2 8, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 7 और फिर मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2 8। इस तरह से हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। कंपेयर भी कर सकते हो इन दोनों को,
हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 3 2 जा 6, टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए? 6 ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पर हो जाते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट का दूसरे सेट के साथ या खुद ही एक ही सेट के साथ भी करना पड़ जाए तो आई होप आसानी से कर लोगे। इसी लेवल पर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो जो भी कार्टेशियन सिस्टम हमारा है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। तो जो भी हमारे पास a इंटू ए हमने फाइंड किया था, इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के अंदर भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है। तो सभी के सभी इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे पास बनेगा तो बनेगा क्या। देखो, अगर मेरे पास ए दे रखा है ना और मुझे निकालना है ए इंटू ए, सिंपल वे में क्या करेंगे? अरे वही हेड टेल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वही दिमाग में दौड़ाओ। बस इसको हेड समझ लो, इसको टेल समझ लो। क्या मुश्किल लगेगा? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं? सबसे पहला जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसके अंदर -1 और -1 आ जाएगा। फिर अगले वाले में मुझे क्या करना है? -1 और -1 रख देना है, लेकिन फिर मेरे पास सेकंड वाले की एंट्री करा दो। फिर मेरे पास आगे बढ़ेंगे तो -1 मेरे पास आ जाएगा, सेकंड वाला जो भी मेरे पास 1 है पॉजिटिव वाला वो लिख दो, -1 लिख लो। हमारे पास इस तरह के कितने होने चाहिए? जो -1 से शुरू होते हैं, ऐसे हमारे पास टोटल 4 बनेंगे। तो चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा और उसके बाद दोनों के दोनों मेरे पास पॉजिटिव 1 यहां पर आएंगे। अब 4 ही मेरे पास ऐसे बनेंगे जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला एलिमेंट इसके अंदर दिया गया उससे शुरू होते हैं। कौन कौन से होंगे ये मैंने लिख दिया। तो मेरे पास यहां पर 1 हो जाएगा, फिर 2 बार -1 लिख दो। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? यहां पर मैं 1 लिख देता हूं और उसके बाद मेरे पास -1 और यहां पर फिर से 1 लिख देता हूं। अगला मेरे पास क्या हो जाएगा? यहां पर मैं 1 लिख देता हूं, आगे मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हमने नहीं बनाया जिसमें डबल 1 शुरू में हो। ठीक है, कंपेयर करते चलना है। रिपीट भी होने के चांसेस यहां पर हो सकते हैं, तो वो रिपीटेशन नहीं करनी है। सेम ऑर्डर में और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए। लास्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 1 1 के लिए यहां पर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। तो यहां पर कर देंगे करली ब्रैकेट क्लोज, हो गया आसान सा। अब देखो ध्यान से, मेरे पास इस वाले ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2। इस वाले के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2। इस वाले के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2। 2 2 2, यानी कि मेरे पास 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 एलिमेंट्स टोटल आ जाएंगे और वो एलिमेंट्स क्या होंगे यहां पर मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है। मुश्किल बिल्कुल भी लगेगा नहीं कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपके सीनियर्स ने बोल दिया है कि क्लास 11 तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपके टीचर्स ने भी बोल दिया क्लास 11 तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई नो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 10th वाले बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या मुश्किल है? थोड़ा सा एफर्ट लगा लो, मैथ तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। ये क्वेश्चन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो भी है कंप्लीट हुआ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम क्या बनाएंगे? फंक्शंस को बनाएंगे, नहीं रिलेशंस को बनाएंगे। रिलेशंस को समझना है, चलो शुरू करते हैं रिलेशंस को नेक्स्ट पेज से। रियल लाइफ में बहुत सारी रिलेशनशिप एडवाइस मिलती हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है इसकी एडवाइस लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इतना अच्छे से क्लियर कर दूंगा ये कॉन्सेप्ट। अब रियल में हम सोचें, रियल लाइफ में हमारे पास क्या होता है? बहुत सारे रिलेशन होते हैं। आपका रिलेशन मदर के साथ होता है, फादर के साथ होता है, दादा के साथ होता है, दादा दादी के साथ होता है, बहन के साथ होता है, भाई के साथ होता है, या वो भी। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास जो भी होते हैं इसी तरह से मैथमेटिक्स में होता है। रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो यहां पर हमारे पास एक ए सेट है, दूसरा हमारे पास बी सेट है। इनके बीच में भी तो कोई ना कोई रिलेशन होगा ना, उसी रिलेशन को यहां पर डिकोड करने वाले हैं। कंडीशन होती है, बस वो कंडीशन फुलफिल करनी है तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रिलेशन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? ए इंटू बी, यानी कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास 1 के साथ 4 5 7, तो यहां पर मेरे पास 1 के साथ आ जाएगा 4, फिर मेरे पास यहां पर 1 के साथ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर मेरे पास यहां पर 1 के साथ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसी तरह से सबसे पहले तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लिखना पड़ेगा। लिखो सभी के सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट करो अपनी नोटबुक में। तो मेरे पास यहां पर अगला क्या आ जाएगा? 2 के साथ 4 आ जाएगा, सभी एलिमेंट ये 2 के साथ लिखे जाएंगे। तो मेरे पास यहां पर 2 4 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, देन मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? 2 7 आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास 3 के साथ लिखना है मुझे, तो यहां पर 3 4 आएगा और उसके बाद मेरे पास यहां पर 3 5 आएगा, देन मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? 3 7 आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास सारे के सारे क्या बन गए? ऑर्डर्ड पेयर मैंने बना लिए। जो भी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो मैंने कर दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ही असल में रिलेशन होता है, बट एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब देखो, ये जो हमारे पास हमने लिखा है ये ए और बी का रिलेशन ही तो है। ए और बी में क्या रिलेशन होता है वही तो शो कर रहा है। अब इसमें कंडीशन भी ऐड कर दो। कंडीशन क्या हो गई हमारे पास? यहां पर
आर जो भी रिलेशन होता है उसके लिए ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, आर यूज किया जाता है। तो रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है एक्स से वाई का, कि यहां पर मेरे पास क्या होगा, y इक्वल्स टू में x+3, वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। x जो हमारे पास है वो a से बिलोंग करता है, y b से बिलोंग करता है। तो देखो, बड़े ध्यान से देखो, हम ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें हमारे पास y इक्वल्स टू में x+3 हो जाए। सिंपल है, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर में सारी की सारी पहली वाली वैल्यूज हैं। तो अगर मैंने x की जगह पर यहां पर रख दिया 1 प्लस में मेरे पास 3, तो ये कितना बना 4। x की जगह पर मैंने रखा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो जो भी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 4। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो इस रिलेशन में आएगा। तो रिलेशन में मेरे पास यहां पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहला हमें मिला वो क्या है, 1 4। अब हम और आगे बढ़ेंगे, हमारे पास यहां पर अगर मैं x की जगह पर 2 रख के देखूं, x में मेरे पास क्या है, 2 भी है। तो यहां पर मैं x की जगह पर क्या करता हूं, 2 रख के देखता हूं, एक सेकेंड यहां पर रखना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं 2 रख के देखता हूं प्लस में 3, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास 5 हो जाएगा। 2 प्लस में 3 5 हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास x की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 2, कितना मिला y, 5 मिला। क्या इसमें 2 इंटू 5 है, कहीं पर 2 और 5 का ऑर्डर्ड पेयर है, देखोगे ध्यान से मिलेगा। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर जो भी है ये 2 और 5 लिख दो। और इसके बाद में x की वैल्यू 3 भी रख के देख लेता हूं, जो भी मेरे पास यहां पर 3 है ये रख के देख लेता हूं। x की जगह पर मैंने क्या रखा, 3 प्लस में 3, तो यहां पर कितना बना मेरे पास, 6। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें 3 हो और उसके बाद मेरे पास 6 हो, 3 6 का ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर, देखो ध्यान से, 3 4 है, 3 5 है, 3 7, 3 6 नहीं है। नहीं है तो हमारे पास इस रिलेशन में क्या होगा, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, दो ही ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। एक बात समझ में आई कि जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी के ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आते हैं, लेकिन कंडीशन को जो फुलफिल करेंगे वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। उसके अलावा इग्नोर कर दो सभी को, जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसको इग्नोर कर देना है। आपको यहां पर रिलेशन समझ में ये आ गया। इसके बाद कुछ तो लिखा हुआ है, ये डोमेन होता है, रेंज होता है, कोडोमेन होता है, ये क्या होता है, सारा का सारा हमें समझना पड़ेगा। तो डोमेन के अंदर हमारे पास यहां पर दे रखा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। जो भी मेरे पास ये रिलेशन बना है, इस रिलेशन में क्या हो रहा है, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं, एरो डायग्राम क्या होता है, ऐसे दो ओवल बनाने हैं आपको, एक ओवल बनाना है आपको, यहां पर दूसरा ओवल बनाना है। जो भी ओवल हमने बनाए हैं इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास यहां पर वैल्यूज है, जैसे मेरे पास 1 है, उसके बाद मेरे पास कितनी आ गई, 4 है। यहां पर और भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर, 1 4 तो नहीं, हमारे पास फर्स्ट वाले एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो लिखे जाते हैं। 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, लिख लेते हैं जस्ट। अब मेरे पास यहां पर जो भी मेरे पास यहां पर है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, मैंने 4 लिख लिया है, मैंने 5 लिख लिया है, मैंने 6 लिख लिया है। तो हमें यहां पर क्या बोला गया है, जो भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, वो रिलेशन में जो भी आते हैं उनको डोमेन बोला जाता है। फर्स्ट एलिमेंट, इस पर फोकस करो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर उसको बोलेंगे डोमेन। इनमें मेरे पास क्या है, 1 है, 2 है, दिखाई दे रहा है ना, 1 और 2। तो जो भी मेरे पास 1 और 2 है ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे पास 1 और 2 डोमेन, इनको डोमेन बोला जाएगा। आगे देखो, रेंज की बात आएगी, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन, जो भी सेकंड एलिमेंट है, जो मेरे पास यहां पर 4 है, 5 है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, रेंज हो जाएंगे, इनको रेंज बोला जाएगा। और आगे बोला गया है कोडोमेन, कोडोमेन में ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। सेकंड एलिमेंट, अच्छा रेंज के बारे में एक पॉइंट क्लियर करो, यहां पर रेंज के बारे में हमारे पास क्या है, जो रिलेशन में होते हैं वो रिलेशन में होने चाहिए तभी हम उसको बोलेंगे। कोडोमेन में क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट ऑफ कॉल्ड कोडोमेन। जो भी मेरे पास सेकंड सेट होता है, जैसे यहां पर सेकंड सेट क्या है, 4 5 7 है, तो यहां पर 4 5 7 मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 5 7 मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 4 5 7। रिलेशन में जो भी मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है 1 और 2, मतलब इससे कंक्लूजन निकालें तो 1 और 2 मेरे पास आएगा, ठीक है। 1 और 2 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ये सेट होगा। इसी तरह से मेरे पास सेकंड एलिमेंट जो भी आते हैं कौन कौन सा है, 4 और 5, इसके अंदर कौन सा आएगा, मेरे पास 4 आएगा, 5 आएगा। और अगला वाला जो भी मेरे पास है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, जो भी सेकंड सेट होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट्स, यानी कि हम बोल सकते हैं इसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 5 7।
4 5 और ये मेरे पास 7। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बुक के अंदर भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो चलो और भी एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। एग्जांपल करने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। जो भी रिलेशंस है उसमें रेंज, डोमेन, कोडोमेन तीनों चीजों को समझने के लिए हमने बुक का ही एग्जांपल उठा लिया है। एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 7 दे रखा है। ये इस एग्जांपल नंबर 7 से हम क्लियर करेंगे रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एरो डायग्राम क्या होता है, वो भी समझ लेंगे। पीछे वाले पेज पर मैंने बनाकर दिखाया था। तो यहां पर बोला गया है, क्वेश्चन में एग्जांपल में बोला गया है, लेट ए, मान लो ए हमारे पास क्या है, एक सेट है, 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो हमें ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जो ए से ए के ही बीच होना चाहिए। और ये रिलेशन जो होगा वो किस तरह से होगा कि ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू में एक्स प्लस वन। ठीक है, बना देंगे। हर बार हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट यूज योर ब्रेन, मतलब ये तो मेरा है, तुम अपना यूज करो, मैं अपना यूज करता हूं और बनाते हैं इस रिलेशन को। सबसे पहले तो मेरे पास यहां पर सॉल्यूशन जो भी होने वाला है, सॉल्यूशन के अंदर हम बनाएंगे रिलेशन। और रिलेशन को लिखने का तरीका होता है, जैसे आर से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आर पर ऐसे रेशो लगाकर किसका किसके साथ है, ए का ए के साथ है, तो हम ऐसे ए लिख के एरो बना के ए लिख देंगे। तो इससे पता चलेगा कि ए का ए के साथ रिलेशन है। जैसे पीछे वाले पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने डायरेक्ट आर लिखा हुआ था, यहां पर डायरेक्ट आर लिखा हुआ था। तो इस आर की बजाय मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, आर ए से बी का रिलेशन। हमने ए से बी का रिलेशन बताया था ना ये, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। डायरेक्ट आर लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिख देंगे तो और अच्छा होगा, इंप्रेस हो जाएंगे कि अरे इसको तो सारा आता है, फुल नंबर दे दो इसको। ऐसा भी हो सकता है। सोचो ऐसा हो जाए तो मजे हो जाए ना। सो ए से ए का रिलेशन बनाएंगे, और ए से ए का रिलेशन बनाने के लिए कंडीशन क्या दे रखी है कि y इक्वल्स टू में हमारे पास x प्लस में 1 हो जाए। अब हर बार कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों करें जब हम इसको अपने माइंड से सोल्व कर सकते हैं, यहीं पर सोल्व कर सकते हैं, तो मुश्किल क्या है। आप सोचो, x की जगह पर मैं a में से 1 रखता हूं। अगर मैंने यहां पर क्या किया, y इक्वल्स टू में x की जगह पर मैंने क्या रखा 1, तो प्लस में मेरे पास 1। x की जगह पर मैंने 1 रखा, एरो लगाता हूं एक सेकेंड, x की जगह पर मैंने 1 रखा, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। तो मेरे पास इस रिलेशन को फुलफिल करने के लिए सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर, x की वैल्यू मेरे पास 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैंने मान लो x की जगह पर 1 की बजाय 2 रख दिया, अच्छा 1, ये 1 हटा दिया मैंने, ये हटाना है। x की जगह पर मैंने क्या कर दिया, 1 की बजाय 2 रख दिया। 2 अगर मैं रख दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 2 प्लस 1, यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, पहले x फिर y। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 3। इसी तरह से अगर मैं 3 रखूंगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो मैं 3 रखूंगा तो 4 आ जाएगा। आप सोचो 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 5। फिर आप सोचोगे कि अगर मैं यहां पर 5 रखूंगा तो 6 आ जाएगा। फिर आप ये सोचोगे कि इसके अंदर तो 6 भी दिया गया है, मैं 6 रख लेता हूं, 7 आएगा। लेकिन क्या ये ऑर्डर्ड पेयर होगा। हमें जो रिलेशन बनाना है वो ए का ए के साथ है। यहां पर भी ए का एलिमेंट होगा, यहां पर भी ए का एलिमेंट होगा। क्या 7 ए के अंदर आता है, मैं देखता हूं पीछे मुड़ के, नहीं आया तो हम क्या करेंगे, बस खत्म। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेंगे। इस रिलेशन को जो डिफाइन करेंगे ऑर्डर्ड पेयर, बस वही आने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा कोई भी नहीं आना चाहिए। बेशक हो सकता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता हो, लेकिन रिलेशन में नहीं आएगा। ये तो हमने रिलेशन बनाया। अब हमें यहां पर बोला गया है डेपिस्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। अच्छा, एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ओवल बनाना है आपको, अंदर एक ओवल बनाना है आपको, फिर दूसरा ओवल बनाना है, 2 ओवल बनाने हैं। दोनों ओवल के अंदर लिखना क्या है, आपको लिखना है, अगर मेरे पास यहां पर रिलेशन बोला गया, पहले जो इस तरफ है ना ए, उसके एलिमेंट्स लिखो। इसके अंदर ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेके 6, तो यहां पर लिख दो। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और फिर मेरे पास 6 आ जाता है। जो भी एलिमेंट्स है वो लिख दिए। ए का किसके साथ है, ए के साथ। तो जो सेकंड सेट है वो अगले वाले में लिख दो, वो भी ए ही है, तो यहां पर लिख दो। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, और फिर मेरे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं एलिमेंट्स। इसमें भी एक है, उसमें भी एक है, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर ए का ए के साथ है। अब जो ये रिलेशन है, एरो डायग्राम, एरो बनाएंगे, अब तीर चलाएंगे भाई। तीर चलाएंगे 1 पे, 1 से शुरू करेंगे 2 पर जाएगा, तो 1 से शुरू किया 2 पर चला गया, ऐसे बीच में एरो लगा दो। उसके बाद 2 से शुरू हुआ 3 पे चला गया, तो मैंने यहां पर 2 से शुरू किया 3 पर लगा दिया। इसी तरह से मेरे पास 3 वाला 4 पर चला जाएगा,
फिर मेरे पास 4 वाला 5 पर चला जाएगा, आगे बढ़ते चलेंगे तो 5 वाला 6 पर चला जाएगा। टोटल कितने हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है? 1 2 3 4 5। इस रिलेशन में टोटल 5 ऑर्डर्ड पेयर है। तीर कितने चलाए हमने? उतने ही तीर चलाने हैं, तो हमारे पास उतने ही एरो चलाने हैं, तो 5 एरो यहां पर लगेंगे। आगे इसमें बोला गया है राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन, रेंज। यही तो हमें समझना था, इस एग्जांपल का मेन पॉइंट यही था कि हमें यहां पर क्या समझना है? रेंज समझना है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन यहां पर आ गया हमारे पास। सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या होगा? सेकंड वाले में बड़े ध्यान से देखना, डोमेन सबसे पहले यहां पर लिखते हैं डोमेन, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? कोडोमेन आ जाएगा। कोडोमेन के बाद हमारे पास क्या आएगा? रेंज। तो मैं इन तीनों को समझाने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना। पीछे से जो भी हमने लास्ट वाले पेज पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज थी, इसकी डेफिनेशन को तो कॉपी कर ही सकते हैं। चलो, डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन रिलेशन में होना चाहिए। रिलेशन में होना कंफर्म है, रिलेशन में नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो हमारे पास देखो, इस समय कौन कौन से रिलेशन में है? जिनसे एरो निकल रहा है वो रिलेशन में है, जिनसे एरो निकल रहा है वो रिलेशन में, और जिनसे एरो नहीं निकल रहा है वो रिलेशन में नहीं है। या फिर जो हमारे पास यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, इन सभी का फर्स्ट एलिमेंट उठा लो। फर्स्ट एलिमेंट उठा लिया तो मेरे पास क्या हुआ? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस यही है, क्योंकि 6 से तो एरो निकल नहीं रहा और यहां पर भी नहीं दे रखा फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है ना? दो तरह से समझना, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट उठा लो। अगर आपको दे रखा है एरो डायग्राम, तो उसमें से ऐसे एलिमेंट जो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले ओवल में होंगे और उनसे एरो निकलना चाहिए, एरो निकलेगा तो ही हम उसको बोलेंगे डोमेन। अब दूसरी बारी आएगी कोडोमेन। कोडोमेन को पीछे वाले पेज पर देखेंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। सेकंड सेट जो भी हमारा होगा, रिलेशन में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो सेकंड सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स, दोबारा पढ़ लो, देखो यहां पर बोला गया है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, सेकंड सेट के सारे। तो सेकंड सेट के अंदर मेरे पास क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो ये क्या हो गए हमारे पास? सेकंड जो भी मेरे पास यहां पर सेट है, इसके सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। बारी आएगी रेंज की, तो चलो रेंज को भी निकालते हैं। रेंज के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन दे रखी है? सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। रिलेशन में होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में जो भी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में जो भी सेकंड एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे कहां पर आएंगे? रेंज के अंदर आएंगे। अगर मैं यहां पर लिख दूं इनको, तो मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले यहां पर आ जाएगा 2 3 4 5 6, ये मेरे पास आ जाएंगे। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ये 2 3 4 5 6 जिन पर एरो जा रहा है, 2 3 4 5 6, ये भी क्या हो जाएंगे मेरे पास? रेंज। तो रेंज को पहचानने के दो तरीके हैं, जो भी आपका रिलेशन में सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, उसको रेंज कहेंगे। अगर सिर्फ आपको ऑर्डर्ड पेयर नहीं दे रखा है, आपको एरो डायग्राम दे रखा है, तो एरो डायग्राम में सेकंड सेट जो होगा, जिस पर एरो आता है, जिस पर एरो आता है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, उनको क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। तो जो भी रिलेशन है, ठीक है, जो भी रिलेशन है, हमने रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा, रिलेशन कैसे बनता है ये भी हमने एग्जांपल के साथ समझ लिया, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है ये भी हमने समझ लिया है। लेकिन जो भी रिलेशन होता है उसको अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। जैसे सेट को हम रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, इसी तरह से हम रिलेशन को भी लिख सकते हैं। समझना है ये भी? तो आ जाओ अगले पेज पर, एक एग्जांपल और लेते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए। तो यहां पर हमारे सामने एनसीईआरटी बुक में ही एग्जांपल या क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा। इसके अंदर आपको एक ओवल दे रखा है, फिर दूसरा ओवल दे रखा है, देखो कितने तीर चलाए जा रहे हैं भाई, मिक्स हो रखे हैं ये सारे के सारे तीर, हम सुलझा देंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द फिगर शोज आर रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू। ये पी सेट दे रखा है, उधर क्यू दे रखा है, तो एक रिलेशन यहां पर शो किया जा रहा है पी और पी और क्यू के बीच में। जो भी हमारे पास ये पी और क्यू के बीच में रिलेशन है, राइट दिस रिलेशन, इसको हमें लिखना है। वैसे तो ये बहुत अच्छे से सोल्व हो रखा है, लेकिन फिर भी बोलता है कि लिखना है कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। भाई सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, लिख देंगे, मुश्किल थोड़ी लगेगा, बिल्कुल आसान है। जैसे हम सेट को लिखते हैं, क्या उसी तरह से लिखा जाता है? बिल्कुल लिखा जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, वो बताता हूं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी मेरे पास रिलेशन है, संबंध है पी और क्यू के बीच में, सबसे पहले तो वो डिकोड करना पड़ेगा अपने को। वो डिकोड करने के लिए मैं देखता हूं कि 9 यहां पर मेरे पास है, इससे एरो गया,
किस पर गया, 3 पर। फिर 9 से एरो जो गया है वो कहां पर गया है, -3 पर। ठीक है, एक बात मुझे समझ में आ गई कि इस तरफ जो मेरे पास 3 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास इधर वाली वैल्यू जो है वो 9 बनती है। -3 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरे पास कितना बनता है, 9 बनता है। तो 9 से जो भी यहां पर गए हैं, 9 क्या है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर है। ये बात तो क्लियर हो गई। अगला अगर मैं पकड़ता हूं, अगला मेरे पास यहां पर क्या है, 4। 4 से एरो गया है किस पर, 2 पर, और 4 से एरो गया है यहां पर -2 पर। सेम सिचुएशन, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। ऐसे सबसे पहले तो आपने डिकोड कर लेना है। एक और चलो देख लेते हैं यहां पर क्या होगा। 25 मेरे पास दिया गया है, 25 से जो एरो है वो कहां पर गया, 5 पर गया, और यहां पर चला गया -5 पर। तो एरो जो भी है ये समझने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 5 से 25 पर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर भी कितना होता है, 25 होता है। हमने रिलेशन को समझ लिया कि जो भी इधर वैल्यू दे रखी है वो Q का स्क्वायर है। Q के जो भी एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर इस तरफ हमारे पास आ जाता है। तो मैं यहां पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, काइंड ऑफ डेफिनेशन लिखी जाती है, इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो लिखी जाती है। तो मैं एक काम करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि जो भी फर्स्ट वाला मेरे पास है, फर्स्ट जो भी मेरे पास दिया गया है, इसमें मेरे पास आता है रिलेशन। रिलेशन किसका है भाई, रिलेशन है यहां पर P से Q का, P से Q का रिलेशन है। और रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में पहले x आएगा फिर y आएगा। ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले लिखना है रिलेशन में, और यहां पर लगा देना है सच दैट। अब ये रिलेशन जो हमारे पास है ये है कैसे, ये कुछ इस तरह से है, x इज ए स्क्वायर ऑफ y। x जो मेरे पास है यहां पर वो y का स्क्वायर है। अब हमें यह भी बताना पड़ेगा कि x यहां पर क्या है। तो x जो भी मेरे पास है ये बिलोंग करता है P से, और जो भी मेरे पास यहां पर y है वो बिलोंग करता है किससे, Q से। ध्यान से देखो, जो भी मेरे पास x है यानी कि इसके अंदर x आएगा, x मेरे पास जो भी है वो y का स्क्वायर है। x इज स्क्वायर ऑफ y, y का स्क्वायर है, यानी कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं उनका स्क्वायर इस तरफ दे रखा है। x मेरे पास P से बिलोंग करता है, और जो भी मेरे पास y है वो Q से बिलोंग करता है। आपको इस तरह से थोड़ा सा माइंड गेम खेलना पड़ेगा, डेफिनेशन खुद से बनानी पड़ेगी, रिलेशन यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। जो रिलेशन होगा वही यहां पर हमारे पास किस में आ जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड की, सेकंड तो बिल्कुल आसान है। रिलेशन मेरे पास जो भी है P का Q के साथ, अगर मुझे ये लिखना है तो इसको लिखने में क्या मुश्किल आएगी, देखें एरो से निकालते जाओ, बस सिंपल हो जाएगा ये तो। जो भी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर बनता है, 9 का ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास 3 के साथ बनता है, 9 का ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास -3 के साथ बनता है। सेम वे में 4 का ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास 2 के साथ बनता है, और उसके बाद 4 का ऑर्डर्ड पेयर -2 के साथ बनता है। 4 से जो भी एरो निकलते हैं 2 और -2 पर ये हो जाएंगे। आगे हम क्या कर सकते हैं, 25 का 5 पर, तो यहां पर मेरे पास 25 का 5 पर आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, रफर हटा दिया मैंने, ये हो जाएगा हमारे पास 25 से -5 पर, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास यहां पर बन जाएंगे। तो जो भी हमारे पास यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म है फर्स्ट वाले में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जिसको बोलते हैं, ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, अगर मैं यहां पर आर लिख देता हूं तो वो भी सही है, और अगर मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया है कि पी का रिलेशन क्यू के साथ है, वो भी सही है। दोनों कंडीशन में सही होगा। एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में यहां पर सिर्फ आर लिखा होगा, इन सबको हटा के सिर्फ एक रिलेशन, आर फॉर रिलेशन लिखा होगा, उसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, वट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज हमें बतानी है, तो डोमेन क्या होता है बताओ, सभी के सभी कमेंट करके बताओ डोमेन क्या होगा। भाई डोमेन जो भी हमारे पास है यहां पर लिख देते हैं डोमेन। डोमेन मेरे पास क्या होगा, डोमेन में मेरे पास जो भी यहां पर नंबर्स आते हैं, 9 है, 4 है, 25 है, ये आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जिससे एरो निकल रहा है वो डोमेन हो जाएगा। जिस पर हमारे पास रेंज, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हमारे पास वो होती है जिस पर एरो पहुंचता है। पहुंच किस किस पर रहा है, हमारे पास 1 के अलावा सब पर पहुंच रहा है, 1 के अलावा सब पर पहुंच रहा है, यानी कि 5 3 2 -2 3 -5। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 है, कितना था 5 3 2, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद माइनस में मेरे पास 2 है, माइनस में 3 है, और माइनस में मेरे पास 5 है। ये रेंज हो जाएगी। कितना मुश्किल था, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आसानी से हमने कार्टेशियन सिस्टम नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ लिया, और उसके बाद हमने क्या समझ लिया, रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो जो भी हमारा रिलेशंस वाला कॉन्सेप्ट है ये होता है कंप्लीट। और अब मैं यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि स्पेलिंग ही गलत है रिलेशन की, इसको सही कर लेना। लास्ट वाले पेज पर भी गलत होगी, फिर लास्ट वाले पेज इस पर सही है।
इस पर सही है, लेकिन ये दो है ना, यहां पर आई आएगा, यहां पर आई आएगा। इन छोटी चीजों से ही रिलेशन खराब हो जाता है, तो इस चीज को हम सावधानी से रखेंगे। रिलेशंस जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो होता है कंप्लीट। अब जो भी हमारा ये चैप्टर है, इसमें हमने रिलेशंस को समझ लिया है अच्छे से। अब फंक्शंस की बारी आएगी तो उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। फंक्शंस थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर हमें जाना है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है इससे आप एक्सरसाइज 1 पॉइंट मतलब 2.1 कंप्लीट कर सकते हो, 2.2 कंप्लीट कर सकते हो। एग्जाम में आने वाला हर वो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। बारी आएगी हमारे पास फंक्शंस की, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें टाइटल क्या रहेगा, फंक्शंस वन शॉट क्लास 11th। उसको जरूर देखना। रिलेशन का अलग, फंक्शंस का अलग, फिर कंबाइन करके सोल्व करना क्वेश्चंस को, तो बड़ी आसानी से हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। जो आपके सीनियर्स ने बोला है कि अभी तो क्या ही मैथ पढ़ा है तुमने क्लास 10th में, 11th में आएगा, आपके टीचर्स ने बोला है, मैं कहता हूं समझ लो बस कॉन्सेप्ट को। आसान होता चला जाएगा मैथमेटिक्स। क्या ही मुश्किल होता है मैथमेटिक्स में? कुछ भी नहीं। और चीजों में रट्टा लगाना पड़ता है, अलग अलग चीजें याद करनी पड़ती है। यहां पर जस्ट कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चले जाओगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा, एक और जरूरत होगी आपको, आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत होगी। पीडीएफ नोट्स की जरूरत होगी ना, जो भी मैंने पढ़ाया है इसको पीडीएफ की जरूरत होगी कि ये पीडीएफ दे दो, हमारे लिए आसान हो जाएगा, बहुत सिंप्लीफाइड। यहां पर डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो मैंने आपको कराए हैं। एनसीईआरटी में जाओगे तो उलझ जाओगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा हमारा क्लास 11th का बैच भी है, क्लास 11th का हमारा बैच भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हमारी कोई भी वीडियो प्ले करोगे ना, ये वाली वीडियो आ गई हमारी, इस वीडियो को रोको, अरे रुक जा। जो भी हमारी ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो हमारे पास, अरे बैच का लिंक नहीं डाल रखा, चलो कोई बात नहीं, मैं बैच का लिंक डलवा दूंगा। बैच का जो भी लिंक है वो मैं डलवा दूंगा, नहीं ऐड है। सेट वाली के नीचे भी मिल जाएगा, इसके नीचे भी मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास 11th आपको हो सकता है शुरुआत में डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक गारंटी है, आप रेगुलर रहो, रेगुलर उन चीजों का सामना करो जो आपको डिफिकल्ट लग रही हैं, एक दिन वो टूट जाएंगी, आप मजबूत बन जाओगे। सो दैट्स इट गाइज, ये वीडियो होती है समाप्त। नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में होगी आपसे मुलाकात।